क्यों कुछ बड़े बड़े लैडर फ्रेम एसयूवी वालों के पास पार्किंग और टोल के पैसे नहीं होते? क्यों कुछ लोग गाड़ी पर छोटा सा स्क्रैच आते ही बौखला जाते हैं? इन प्रॉब्लम्स के कई लेयर्स हैं। हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग 150 रुपए का टोल बचाने के लिए बेफालतू की बहस करते हैं और क्यों कुछ लोग थोड़ा सा कार पर स्क्रैच या डेंट आने पर हाथापाई पर उतर आते हैं। साथ ही आपको ऐसे रास्ते पर चलने से बचने और अपनी वेल्थ इंक्रीज करने का फॉर्मूला भी बताएंगे। बाय द वे, इफ यू विश टू रीड दिस इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश और शेयर इट विद अदर इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स, then the link to the article containing the same info is in the description box below। मेरे आसपास काफ़ी लोगों ने पिछले कुछ महीनों में आईफोन्स खरीदे हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए ये परचेज 1.5 से 3 महीने की इनकम के बराबर था। जब मेरे सर पे बाल थे तब मैं भी महंगे फ़ोन खरीद लेता था। मेरा आईफोन 3GS और 5S उस समय की मेरी 1 महीने की इनकम के बराबर था। अब हालांकि मुझे वो रेकलेस एक्सपेंडिचर लगता है। इन सिचुएशंस के बारे में एक बार फिर से गंभीर चिंतन करने के लिए मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी ऑडियो बुक कम्यूट करते समय वापस चला दी। इसमें ऑथर मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वो अपने करियर की शुरुआत में वैले ड्राइवर की नौकरी करते थे, तो हर रोज कुछ नया और चमचमाता हुआ चलाने को मिलता था। कुछ विजिटर्स रेगुलर भी थे, तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती थी। उनमें से एक नई पोर्शा कार खरीद के ले आए। एक दिन हमारे हाउसल भाई साहब ने भी गाड़ी के मालिक को तारीफ के 2 शब्द बोल दिए। That's nice। कुछ महीनों बाद वो एक दिन वापस अपनी पुरानी होंडा कार में आने लगे, तो हमारे ऑथर ने पूछ लिया, आपकी पोर्शा नहीं दिखाई दे रही आजकल? अच्छा, वो पोर्शा, वो तो बैंक ने रिपोजेस कर ली। माने EMI नहीं भर पाए तो बैंक गाड़ी ले गया। जब तक ये कस्टमर पोर्शा में आ रहा था तब तक देखकर लगता था कि कोई बड़ा अमीर आदमी होगा। जब गाड़ी वापस चली गई तो पता चला कि ये तो EMI भी नहीं भर सकता। कुछ लोग 1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं और वो उनकी नेटवर्थ का 1% भी नहीं होता, और कुछ लोग उधार पे उधार लेके 20-25 लाख की गाड़ी ले पाते हैं जबकि उनकी नेटवर्थ नेगेटिव में होती है। अब कोई अपनी नेटवर्थ माथे पर लिखवा के तो चलता नहीं है। हमें बस महंगी गाड़ियां दिखती हैं और हम सोच लेते हैं कि अमीर दिखने का यही तरीका है। इस मुद्दे पर मॉर्गन भैया कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। इट्स नॉट द कार यू बॉट बट द कार यू कुड हैव बॉट। 1980 में एक मूवी आई थी, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। इसमें एक आदिवासी गांव में लोग मजे में रहते हैं। ऊपर से कोई हवाई जहाज जाता है तो उन्हें लगता है कि ऊपर वाले का पेट खराब है। जब बारिश होती है तो लगता है शायद पानी ज़्यादा पी लिया होगा। किसी के पास हथियाने को कुछ है ही नहीं। मिट्टी, पेड़, हवा, पानी सब कुछ सबका है, क्योंकि सब कुछ इनफाइनाइट है। मेरा और तेरा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर एक दिन ऊपर से जाते हुए एरोप्लेन में से एक कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल आ गिरती है मिट्टी में। उन्होंने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं, जो पानी जैसा साफ है लेकिन पत्थर जैसा मजबूत है। कोई उसकी बांसुरी बनाना चाहता है, कोई उससे रोटियां बेलना चाहता है और कोई चटनी पीसना चाहता है। अब ये कांच की बोतल इनफाइनाइट नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो जिस गांव में कभी किसी को गुस्सा नहीं आया, वहां शुरू हो जाती है लड़ाई बोतल के पीछे, क्योंकि जहां पर भी कुछ सीमित मात्रा में दिखता है उसके कारण हमारे अंदर एनवी पैदा होने लगती है उन लोगों के प्रति जिनके पास वो है। अब इस एनवी को बुझाने के लिए हम ऐसी हरकत करते हैं कि अपने अंदर जो आग है उसका एहसास दूसरों को करा सकें। वैसे ऐसा करके भी आग बुझती नहीं है, यहाँ से तो होड़ शुरू होती है। किसी और की शादियों में भी तो हम खाने में या और अरेंजमेंट्स में कमियां निकालते हैं, तो हम भी जितना मर्जी खर्चा कर लें, हमारे फंक्शन में भी लोग कमी निकालते ही होंगे। यहाँ पर पहले कहीं एक बात पढ़ी थी, वो याद आती है। वी ऑफन बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट इवन लाइक। हम लोन पे लोन लेते चले जाते हैं और यहाँ से प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाती है। अगर आपके ऑफिस में सबसे सस्ती गाड़ी ही किसी की क्रेटा है, तो छोटी सी गाड़ी लेकर के आते हुए थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी ही। अब शर्म के मारे हम बजट स्ट्रेच करके 20 लाख की कोई भारी सी पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी ले लेते हैं और फिर पता चलता है कि ये तो 6 की माइलेज देती है। तब CNG का इंतजाम ढूंढने लगते हैं या फिर चलाना कम कर देते हैं। गाड़ी कम चलती है और उस छोटी मोटी ड्राइव में भी अगर कोई स्क्रैच लग जाए तो लड़ने की नौबत आई जाती है, क्योंकि औकात से बाहर की गाड़ी ले ली। गाड़ी का EMI, पेट्रोल, मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा लग रहा था, ऊपर से डेंट पेंट का खर्चा पैदा हो गया। जो अपने बजट के हिसाब से कार परचेज करते हैं और रेगुलरली गाड़ी को चलाते हैं, उनको तो पता ही है कि ये सब तो पार्ट ऑफ ओनरशिप एक्सपीरियंस है। गाड़ी चलेगी
तो स्क्रैच डेंट भी कभी ना कभी आएंगे ही। पेट्रोल डीजल भी पिलाना पड़ेगा, मेंटेनेंस और रिपेयर भी करना होगा, पार्किंग और टोल भी देना होगा। हम इन खर्चों से बच के भाग नहीं सकते। मेरी न्यू कार की फर्स्ट वीक में ही मिरर एक ट्रक से रगड़ गया। मैंने बस सोचा ये टूट ना गया हो, वो थोड़ा सा बाहर को मुड़ गया था। उस स्क्रैच को 2 हफ्ते बाद ध्यान से देखा मैंने। अब गाड़ी इतनी सस्ती ली है मैंने कि छोटे मोटे स्क्रैच मेरा खून नहीं जलाते। अब इसमें आप कुछ अपना बाइंग डिसीजन चेंज करके अगर सिस्टम से लड़ना चाहो तो भी बड़ा मुश्किल है। सरकार, कैपिटलिज्म, मार्केटिंग और सोशल मीडिया सब मिलकर आपको औकात से बाहर के खर्चे करने को उकसाते रहते हैं। थिंक ऑफ द गवर्नमेंट एज अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। बस इसकी लीडरशिप हर 5 साल में हम डिसाइड करते हैं। सरकार का प्रॉफिट आता है टैक्सेस में से। हर प्रोडक्ट या सर्विस के सेल्स में टैक्स है और इंडिविजुअल और कंपनीज की इनकम पर भी टैक्स है। इस प्रॉफिट को सरकार यूज करती है ऐसी जगह पर जो फ्यूचर टैक्स ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करे, यानी जैसे बिजनेस अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते हैं। बस उस गोल तक पहुंचने की अप्रोच चेंज होती है बेस्ड ऑन द लीडरशिप। गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनका गोल ये रहता है कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन इतना ज्यादा ना हो कि जनता आक्रोश में आ जाए। अगर कोई पॉलिसी लानी है जो उन्हें पता है कि जनता को गुस्सा दिलाएगी, तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वो इतने ज्यादा लोगों को अफेक्ट ना करे कि सत्ता खतरे में आ जाए, और हो सके तो इफेक्ट ऐसा हो कि जनता को पता भी ना चले। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर का पेट्रोल डीजल कार बैन। आपको पता होगा कि 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार को दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में चलाना मना है। पेट्रोल सीएनजी के लिए ये लिमिट 15 साल है। मेरी बीट डीजल जो करीब 1.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है और अपने 10वें साल में है, उसको चलाकर अब भी लगता है कि इसमें कम से कम 1 लाख किलोमीटर और लाइफ बची है। मेरी कार की तो आरसी पर भी 15 साल की एक्सपायरी लिखी है। माने मेरी कार परचेज करते समय मेरा सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 15 साल तक तो इसको चलने से कोई नहीं रोक सकता, और इसको 10 साल होने से पहले ही सर्दियों में चलने से मना कर देते हैं। पहली बात तो ऐसा कोई कानून मोटर व्हीकल एक्ट में है नहीं, लेकिन अगर कुछ अमेंडमेंट पास किया भी होगा जो मुझे पता नहीं, तो 2 व्हीलर पर तो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि 2017 तक भी BS3 2 व्हीलर बिक रहे थे। तो 2 व्हीलर आप जितना मर्जी पुराना हो, आरसी रिन्यू करके चला सकते हो, क्योंकि 2 व्हीलर वालों की जनसंख्या ज्यादा है। इनको अगर दर्द हुआ तो सत्ता इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन कार वालों को, वो भी कुछ कार वालों को परेशान किया जा सकता है। इसके बदले में कार की सेल्स भी बढ़ेंगी और टैक्स भी ज्यादा आएगा। साथ में एक दिमाग के साथ भी खेल खेला सरकार ने यहाँ। एक तो आपके आसपास लोग नई कार खरीद रहे हैं, जिससे वो एनवी वाला प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। ऊपर से चालान के डर से आप भी सोच रहे हो सकते हैं कि नई कार की जरूरत पड़ी जाएगी। अब जितना मर्जी अवॉइड करने की सोच लो, एक बार नई गाड़ी खरीदने का कीड़ा दिमाग में आ गया तो निकलता नहीं है। मैं बहुत वैल्यू कॉन्शियस और ऑब्जेक्टिव हूँ, और मैं भी इसकी पकड़ में आ गया। जनवरी में मेरी BS4 डीजल गाड़ी के चक्कर में एक वार्निंग चालान हुआ, और 15 दिन में मैं न्यू कार घर ले आया। कार बनाने वाले खुश, कार बेचने वाले खुश, सरकार भी खुश, और नई कार खरीद के मैं भी खुश। खेल गए दिमाग के साथ। कैपिटलिज्म और मार्केटिंग ये भी काफी इंटरडिपेंडेंट है। ये यूं कह लीजिए कि मार्केटिंग एनेबल्स कैपिटलिज्म। सैकड़ों हजारों साल पहले राजा महाराजा हीरे जवाहरात से जड़े हुए सोने और चांदी के मुकुट और आभूषण पहनते थे। जो आम किसान या मजदूर थे वो अपनी हैसियत के हिसाब से कपड़े पहनते थे। किसके पास कितना पैसा है वो दिखता था। कैपिटलिज्म ने इस रिवाज को शीर्षासन में खड़ा कर दिया है। आज के टाइम में जो वाकई में अमीर है वो अपनी कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा लग्जरीज पर खर्च करते हैं। बाकी पैसे को प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट में लगाते हैं। इससे जो प्रोडक्ट या सर्विस बनती है उसे आम आदमी को मार्केटिंग मटेरियल में अमीरों जैसा लाइफस्टाइल बोल बोल करके चिपका देते हैं। जितना हम इनके लाइफस्टाइल मार्केटिंग के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं, उतना ही अमीर और अमीर होते जाते हैं, और गरीब उधार और ब्याज के बोझ तले दबता चला जाता है। जाति धर्म के बंटवारे को भूल जाओ, वो तो कवर स्टोरी है। असली बंटवारा हमारे बीच कैपिटलिज्म और शानदार मार्केटिंग कर रही है, जिससे रईस और आम आदमी के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। तो इसे पार करने में जितना लेट करोगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आखिर में आ जाती है सोशल मीडिया की समस्या। पहले कभी मेरी जान पहचान में अगर कोई महंगी गाड़ी लेता था तो मुझे पता चलने के 3 तरीके होते थे। वो खुद बता दे, मैं देख लूं कहीं पार्किंग में चलते निकलते, या कोई हमारा कॉमन फ्रेंड बता दे। तो जिन चीज़ों को हम लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस का इंडिकेटर कहते हैं,
जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगा फ़ोन, ये नॉर्मली दिखाई भी नहीं देते थे। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर रोज़ कोई अपना नया फ़ोन दिखा रहा है, कोई अपनी नई गाड़ी दिखा रहा है। मैं किसी की मिरर में ली हुई सेल्फी देखता था तो मुझे दया आती थी कि इस बेचारे की ज़िंदगी में कोई नहीं है जो इसके लिए फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर दे। फिर पता चला कि लोग फ़ोटो नहीं, अपने फ़ोन के पीछे का एप्पल लोगो दिखा रहे हैं। वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे ट्रेंड्स का पता नहीं है। बियॉन्ड माई वर्क रिक्वायरमेंट्स मैं व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करता। एंड नॉट दैट आई रिसेंटली स्टॉप्ड यूजिंग सोशल मीडिया, द ओनली सोशल नेटवर्क आई हैव यूज्ड लॉन्ग इनफ इज़ ऑर्कुट। जिसने भी ऑर्कुट यूज़ किया कमेंट्स में बताना। मेरे ऊपर ये दिखावे का भूत चढ़ा ही नहीं, तभी मैं सेकंड हैंड होंडा नवी, सेकंड हैंड टाटा नैनो और MG कॉमेट जैसी गाड़ियाँ बिंदास चला रहा हूँ। बहुत लोगों को इतनी छोटी कार चलाते हुए शर्म आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट किया हुआ है सोशल मीडिया पर, इतनी सस्ती और छोटी छोटी गाड़ियाँ उस परसेप्शन के साथ अलाइन नहीं हो रही हैं। टेंशन में ना हो, इनके इलाज भी बताएंगे आगे। गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच are tasks that require two completely different set of skills. अगर आप अमीर दिखने की कोशिश में लगे रहोगे तो अमीर रह नहीं पाओगे। You're a millionaire, you still trying to ask for money? That's how you stay a millionaire. Remember, wealth is not the car you bought, but the car you could have bought. अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले सकते हो तो 8 की ले लो, 20 की गाड़ी ले सकते हो तो 15 की ले लो। बाकी का पैसा फ्यूल, एक्सीडेंटल रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए किसी गुल्लक में छोड़ दो। इनके अलावा 3 और ऑप्शंस हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें रोज़ अलग अलग कार चलाने का मन करता है, तो भाई किसी होटल में वैले ड्राइवर बन जाओ। रोज़ अलग अलग गाड़ी भी चलाने को मिलेगी, इंस्टाग्राम के लिए सेल्फी भी ले लेना और ये करने के पैसे भी मिलेंगे। कुछ लोगों को कार के डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं, जैसे मुझे डुकाटी, स्क्रैम्बलर, सुपर स्पोर्ट और बॉर्नेविल बॉबर का डिज़ाइन बहुत पसंद आया। अगर मैंने इनमें से कुछ खरीद भी लिया होता तो मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1-2 बार देख पाता, तो मैंने इनके स्केल मॉडल खरीद लिए। अब मैं इन मोटरसाइकिल्स के डिज़ाइन को दिन भर देख सकता हूँ और अप्रिशिएट कर सकता हूँ, एंड फॉर लेस कॉस्ट देन अ टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन द रियल थिंग। किसी कार के डिज़ाइन को अप्रिशिएट करने के लिए अगर आप एक महंगा स्केल मॉडल भी लोगे तो भी असली की एक एंट्री लेवल कार से तो सस्ता ही होगा। बड़ी डिक्की, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, 4 व्हील ड्राइव, 7 सीटर, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे डेली यूज़ में ज़्यादातर नहीं आती, लेकिन हमारे कार बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट ज़रूर करती है। अगर हमारी ऐसी फीचर्स की ज़रूरत साल में 1-2 बार ही पड़ती है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी और महंगी गाड़ी लेने से बेटर है आप ज़रूरत पड़ने पे कोई सूटेबल कार रेंट कर लो। आई एग्री दैट अपनी गाड़ी होने का कन्वीनियंस और उसका मज़ा कुछ और ही है, लेकिन रेंट करने में आपको ओवरऑल सस्ता पड़ेगा। मोरओवर, अगर मेरी साल में 2 बार 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है और मैंने उसके लिए इनोवा ले ली, तो बाकी के 11 महीने वो सारा बोझ ढोना पड़ेगा। डेली सिटी ट्रैफिक में बड़ी गाड़ी को चलाने का स्ट्रेस भी ज़्यादा है और बड़ी गाड़ी के लिए पार्किंग भी ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और थ्रू आउट द ओनरशिप बड़ी गाड़ी होने की वजह से मुझे फ्यूल और मेंटेनेंस पर भी ज़्यादा स्पेंड करना होगा। सोशल मीडिया का यूसेज कम करना तो बहुत ही ज़रूरी है, और हो सके तो कंप्लीटली बंद कर दो। अपने अंदर जो एनवी वाली फीलिंग है ना, उसको रोकने के लिए आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी। दिस स्टेप इज़ नॉन नेगोशिएबल। मेरी राय में एक फैमिली कार के ऊपर 3 से 6 महीने की हाउस होल्ड इनकम स्पेंड करना रीजनेबल है। इस रेंज में ली हुई गाड़ी आपको कभी भी चुभेगी नहीं। रिच को हिंदी में अमीर बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंसेस मुझे अभी तक वेल्दी का कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में मिला नहीं है। इनफैक्ट वेल्थ की कोई अच्छी डेफिनेशन भी नहीं मिली है, तो मैंने खुद एक बना ली। आप इस डेफिनेशन से अग्री करते हैं या डिसएग्री, ये कमेंट्स में बता देना। कौन ज़्यादा रिच है ये देखने के लिए उनके इनकम, बैंक बैलेंस और एसेट्स जिनको लिक्विडेट किया जा सकता है उनकी करंट मार्केट वैल्यूएशन पर जोड़ लो। आपके पास एक नंबर आ जाएगा जो बता देगा कि कौन रिच है और कौन रिचर। इस रेस में पार्टिसिपेट करना बेवकूफ़ी है। आखिर हमको पैसा क्यों चाहिए? टू डू वॉट वी वॉन्ट, वेन वी वॉन्ट, फॉर एज लॉन्ग एज वी वॉन्ट। मेरी नज़र में वेल्थ इज टाइम, द टाइम टू डू वॉट वी वॉन्ट, वेन वी वॉन्ट, फॉर एज लॉन्ग एज वी वॉन्ट। आज जो भी रोज़गार में है उसको करना बंद कर दें और दिल चाहता है वो करें, तो बिना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कॉम्प्रोमाइज़ किए कितने दिन, हफ्ते, महीने या साल तक आप सर्वाइव कर सकते हो। दैट्स वेल्थ।
अब एक आदमी 10 लाख महीने के कमाता है, लेकिन उसमें से 8 लाख उसके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने में जाते हैं, और दूसरा आदमी महीने के 1 लाख कमाता है और उसके 50,000 ही मंथली एक्सपेंसेस हैं। तो रिच बेशक पहला वाला आदमी हो, लेकिन वेल्थी दूसरा वाला है, बिकॉज एवरी मंथ ही इज एडिंग 1 मंथ टू हिज वेल्थ। आपको इस रेस में पार्टिसिपेट करना है। इसमें आप ज़्यादा पैसा कमाए बिना भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ वेल्थ बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला कि आप अपनी इनकम बढ़ाओ, और दूसरा आप अपने खर्चे कंट्रोल करो, और चाहो तो दोनों कर लो। इनकम बढ़ाने के लिए तो मेरे पास कोई जादू नहीं है, लेकिन सेकंड टेक्निक में आप परेटोज प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हो। परेटो का 80-20 प्रिंसिपल ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में एप्लीकेबल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको 80% ऑफ द रिजल्ट्स 20% ऑफ द एफर्ट्स से मिल जाएंगे, और अगर आप फाइनल 20% रिजल्ट्स को भी कैप्चर करना चाहते हो तो आपको 80% एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब हर सिचुएशन में ये एग्जैक्टली 80-20% तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन मोस्टली कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ये काफ़ी ईजिली देखने को मिलता है। एट मिनिमल कॉस्ट एक कार आपकी मैक्सिमम नीड्स मीट कर देगी। उसके बाद सिर्फ वांट्स पर ही हम खर्चा कर रहे होते हैं, और वो भी काफ़ी केसेस में वैल्यू पर कॉम्प्रोमाइज़ करके। इसी बुक में ऑथर ने एक किस्सा बताया है, कैच 22 नॉवल के ऑथर का। जोसेफ हेलर की कैच 22 नॉवल बहुत ही पॉपुलर थी, तो नेचुरली इसकी सेल्स से हेलर अंकल ने काफ़ी पैसा भी कमाया। अब किसी अमीरजादे के पार्टी में उन्हें किसी ने बताया कि हेलर सर, आपने अब तक कैच 22 की सेल्स से टोटल जितना पैसा कमाया ना, उससे ज़्यादा इस पार्टी के होस्ट ने कल कमाया था। अब हेलर अंकल बोलते हैं, स्टिल आई हैव समथिंग ही विल नेवर हैव, एंड व्हाट्स दैट? इनफ। तो वेल्थ बनाने के लिए रिस्ट्रेन तो करना पड़ेगा, और रिस्ट्रेन आएगा कहाँ से? इनफ से। मेरा एग्जांपल ले लो, रिसेंटली हम बीट डीजल का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे। थैंक यू सरकार। एस्प्रेसो AMT से लेकर सिटी वी ऑटोमेटिक तक की कार्स हमारे कंसिडरेशन में थी। दिल को सिटी बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन मेरी इतनी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, और इसके लिए बजट भी स्ट्रेच करना पड़ रहा था। तभी कॉमेट पे कुछ डिस्काउंट की खबर मिली, तो सोचा देख ही लेते हैं। परफॉर्मेंस तो मज़ेदार निकली, लेकिन हाईवे क्रूजिंग एबिलिटी वॉज बेयरली एडिक्वेट। विद द डिस्काउंट्स ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रहा था, जो मोस्ट ऑफ आवर नीड्स को मीट कर रहा था। इसमें ना खरीदते समय ज़्यादा GST देना पड़ा, ना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देना पड़ा, ना रोड टैक्स, ना आगे चलाने के लिए पेट्रोल डीजल CNG की तरह 2-3 गुना टैक्स देना पड़ रहा है। थैंक यू सरकार। 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करते चलो, धीरे धीरे खर्चे अपने आप कंट्रोल में आते जाएंगे और वेल्थ इंप्रूव होती जाएगी। नेगेटिव वेल्थ का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, क्योंकि वेल्थ को तो मैंने टाइम में तोल दिया, लेकिन अगर आप काम करना बंद कर दो तब भी बैंक उधार मांगने तो आएगा ही आपके पीछे। आपको कितने और दिन काम करना पड़ेगा अपने कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन चुकाने में? उतने समय तक का खाने पीने का खर्चा, यूटिलिटीज़ का, कोई बीमारी हो जाए तो उसके इलाज का खर्चा भी ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा आपका वेल्थ लेवल। अगर आपकी करंट वेल्थ नेगेटिव में है और आप वेल्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो पहला कदम होगा इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना। जैसे अमेरिका की मूवीज़ और टीवी शोज़ में दिखाते हैं, जब किसी को लत लग जाती है तो बाकी एडिक्ट्स के साथ मिलकर इसे ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। हाय, आई एम महेश, आई एम अ कोक एडिक्ट। हाय महेश। लेट मी स्टार्ट विद माई सेल्फ। Excluding my family inheritance or income from other family members, I have a current wealth of -4 months, and my realistic goal is to increase it to 2 years. आप भी अपना करंट वेल्थ लेवल कैलकुलेट करो और अपना गोल बाकी लोगों के साथ शेयर करो। तो एक बार इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को फटाफट रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको कोई छोटे मोटे स्क्रैचेस के लिए लड़ता हुआ दिखाई देता है, या फिर टोल पार्किंग के 150 रुपए बचाने के लिए बहस करता हुआ दिखाई देता है, तो समझ लो कि उसने अपनी औकात से बाहर की गाड़ी ले ली है। आपको देख करके कोई ऐसा ना सोचे, इसलिए आप अपनी नीड्स और बजट के हिसाब से गाड़ी डिसाइड करो, ना कि आपके आस पड़ोस में लोग क्या खरीद रहे हैं उसके बेसिस पर। सरकार, कैपिटलिज्म, मार्केटिंग और सोशल मीडिया, ये आपके बिहेवियर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ध्यान रहे कि ये सब हथौड़े की तरह है।
घर तोड़ना हो या फिर बनाना, हथौड़ा दोनों में यूज होता है। आपको इन टूल्स को वेल्थी लोगों की तरह यूज करने की कोशिश करनी है। 80-20 फॉर्मूला और इनफ को अपनी लाइफ में यूज करके देखो। वेल्थ को बैंक बैलेंस में या मटीरियलिस्टिक पोजेशंस में नहीं, समय में तोलना शुरू कर दो। फाइनली दिल से नहीं, दिमाग से डिसीजन लो, वो भी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हम कार कंपैरिजन और एक ही कार के सारे वेरिएंट्स का कंपैरिजन करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बजट स्ट्रेच करके महंगी कार लेना बेटर होता है। कब आपको सस्ती की जगह महंगी कार लेना चाहिए, यह भी जानना चाहते हो तो कमेंट्स में प्लीज बता देना। अब नेगोशिएशन वाली वीडियो पर एक कार सेल्समैन का क्या फीडबैक था वो जानते हैं। कुछ महीने पहले की नेगोशिएशन वाली वीडियो मैंने अपने कार सेल्स वाले फ्रेंड को भी शेयर करी, उसका फीडबैक और पर्सपेक्टिव जानने के लिए। उसने मुझे एक अंदर की बात बताई। उसका पहला रिस्पॉन्स था, काम मुश्किल कर दिया तुमने हमारा। इसके लिए जो उस वीडियो का पहला पॉइंट था किसी फ्रेंड को साथ लेकर जाने का, उस पर उसने कहा, हाँ हम देखते हैं कुछ कस्टमर्स किसी को साथ लेकर के आते हैं, उनको सेल करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। बायर अगर किसी और को साथ लेकर आया होता है तो इंटरनली हम कहते हैं एक कस्टमर मामू के साथ आया है, कोई अटेंड कर लो। ऐसे कस्टमर्स को सेल करना मुश्किल होता है, इसीलिए सेल्स स्टाफ प्रेफर नहीं करता इनको एंटरटेन करने में। लेकिन अगर सब मामू के साथ ही शोरूम विजिट करेंगे तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। वैसे मैं कार परचेज करने में किसी मामू के साथ नहीं गया, मैं खुद ही मामू हूँ। ऐसी और क्या टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी अच्छे डिस्काउंट्स निकाल सकते हैं, ये जानने के लिए नेगोशिएशन वाली वीडियोस देख लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक और भी ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। इस वीडियो में तो मैंने 2-3% भी कवर नहीं किया। इस बुक को खरीदने के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। अगर आप किसी को जानते हो जो कैपिटलिज्म, मार्केटिंग, सोशल मीडिया के झांसे में आकर खर्चा करने की आदत में है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करो, सो दैट उनकी भी वेल्थ नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में आ सके। इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, ये भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।